सो चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नेम इज कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, बराबर है। एग्जाम के हिसाब से इसमें दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है इसका वो होता है ट्रू एंड फॉल्स वाला। तो जो ट्रू एंड फॉल्स होता है उसमें एक या दो पॉइंट इसके मिलते हैं। ये कभी कभी 4 मार्क का अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अपने को उस हिसाब से देखना है, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है कि समझिए, आपके बिजनेस में ना बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं बिजनेस में? तो उस ट्रांजेक्शन से पैसा या तो आएगा बिजनेस में, या तो बिजनेस में पैसा आएगा या फिर जाएगा। तो या तो बिजनेस में इन होगा पैसा या आउट होगा, ठीक है। या तो इनफ्लो होगा या क्या होगा, आउटफ्लो होगा। दोनों में से एक चीज होने वाली है। अब जब इनफ्लो होता है तो दो वे से हो सकता है। उसे बोलते हैं पहला रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या बोलते हैं उनको, और दूसरा जो होता है ना उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो जब भी बिजनेस में पैसा आएगा, पहला रेवेन्यू वाला हो सकता है, दूसरा कैपिटल वाला हो सकता है। पहले रेवेन्यू वाला समझते हैं। रेवेन्यू वाला मतलब ऐसा पैसा आया है जो रिकरिंग नेचर का है। कौन से नेचर का है? रिकरिंग नेचर का है, मतलब ये पैसा बार बार आएगा और ये पैसा कभी किसी को वापस नहीं करना पड़ता। ये पैसा आया है, क्या ये वापस करना पड़ेगा? नहीं, किसी को वापस करना नहीं है। तो रिकरिंग है, नॉट टू रीपे, वापस नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए अपन बोल सकते हैं जैसे सेल्स का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, डिविडेंड मिलता है, रेंट मिलता है, डेटर से पैसा आता है, कलेक्शन में जो होता है, एक्सेट्रा। तो आपका ये ऐसा पैसा आया है जो कभी किसी को वापस करना, समझ में आया कि नहीं है? पैसा आया है बट वापस करना नहीं है। जैसे मैंने आपसे क्लास की फीस ली, क्या ये पैसा मुझे आपको वापस करना पड़ेगा? नहीं। अंडरस्टूड? बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, क्या ये पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा? नहीं। इन्हें बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इनको? दिस इज कॉल्ड योर इनकम्स। तो ये हमेशा आती है प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे आती है ये? सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, और ये P&L अकाउंट में क्रेडिट में आती है, मतलब इनकम। अपन प्यार से इनको इनकम से बोल सकते हैं। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं भी आती, जैसे कलेक्शन फ्रॉम डेटर से वो नहीं आती है, बट क्रेडिट रिसिप्ट तो आता है, वैसा होता है, ठीक है। दूसरा आता है कैपिटल रिसिप्ट। कौन सा आता है? अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है वो देख लो। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है वो देखिए। पहला, दिस रिसिप्ट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये पैसा बार बार नहीं आया था एंड वी हैव टू रीपे, और ये हमको वापस करना पड़ता है। तो पहली चीज, या तो ये बार बार नहीं आएगा तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया, या ये हमको वापस किसी जब लिया तो वापस किसी ना किसी को पे करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे मान लो मैं किसी से लोन लिया, तो क्या ये पैसा मुझे वापस पे करना पड़ेगा? हाँ। ओनर ने कैपिटल लगाया, क्या ये पैसा उसको वापस करना पड़ेगा? हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे लोन टेकन, ठीक है, कैपिटल मनी, ये सब पैसा है, एक्सेट्रा। ये जो पैसा होता है ना, ये वाला जो पैसा होता है वो सब ऐसा पैसा होता है जो अपने को क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है, या बहुत कम होता है, रेयर होता है, तो वो भी हो सकता है। उन्हें बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं इनको? इनका जो इफेक्ट होता है ना ये बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ पे आएगा? इनका इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। क्या ये तुमको समझ में आया? अरे समझे? अब इसमें मैंने दोनों बोला, नॉन रिकरिंग भी बोला है और ऐसा अमाउंट मिला है जो रीपे भी बोला है। अब जैसे मान लो मैंने असेट बेच दी, असेट बेचने से जो पैसा आया है
अब ये मुझे किसी को वापस तो नहीं करना है, बट क्या ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग। क्या ये बार बार आएगा पैसा? नहीं। तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो लोन वाला भी हो जाता है, असेट बेचने से जो पैसा आया वो भी हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो असेट सोल्ड करने से पैसा आया वो भी आ जाता है। अब मुझे बताओ, जो असेट बेचा है तो जो उसका पैसा आया, क्या वो पीएनएल में आता है कि बैलेंस शीट में होता है? बैलेंस शीट में। असेट में से माइनस होता है, असेट कम हो जाता है। अंडरस्टूड? तो इनका इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है, जबकि इनका इफेक्ट कहाँ पे आता है? पीएनएल में आता है। डन? चलो, और इसको समझते हैं कि मान लो मैंने खुशी से 100 रुपये लिए पेनल्टी के, इसके लिए पेनल्टी के, क्या ये मुझे इसको वापस करना पड़ेगा? आंसर इज यस और नो? नो। तो ये मेरा रिकरिंग हो गया। मैं बार बार क्वेश्चन पूछता है, तुमसे 5-5 रुपये लेता है, तो दिस इज माई रिकरिंग इनकम, बार बार होता है। तो जब ये रिकरिंग है तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू इन नेचर। क्या बोलते हैं इसको? और जब रेवेन्यू होगा तो मेरे पीएनएल में आएगा। बट मुझे अभी नाश्ता करना था, मैं पैसे लेके आया नहीं था, मैंने खुशी को देखा, उसने बोला बहुत पैसे इसके पास, मैंने बोला देना 100 रुपया, वापस देता हूँ कल। अब इसने मुझे पैसा दिया, खुशी ने दिया, मुझको दिया, सेम। बट क्या ये पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा? हाँ। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल इन नेचर। तो ये मेरे लिए लोन हो गया। क्या हो गया मेरे लिए? तो अब पीएनएल में नहीं आएगा, अब क्या कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर आपका बीकॉम में भी है फर्स्ट ईयर में, सो बीकॉम में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, और बीकॉम में भी सेम है, सेम लाइक ट्रू एंड फॉल्स और कैपिटल और रेवेन्यू, बस वही ट्रीट करना है। सो बीकॉम वाला भी आपका कवर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बीकॉम बैफ जो भी तुम बोलो सब में है। सो ये तुम्हारा हो गया कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब इसमें पैसा आने की बात की, अभी जाने की बात नहीं की है। अंडरस्टूड? किसको डाउट है तो आप बताइए। चलो, अब बात करते हैं पैसा जाने की, आउटफ्लो की। आउटफ्लो जो होता है ना, वो भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट वाला होता है रेवेन्यू इन नेचर, तो इसे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड जो आउटफ्लो होगा, एक और आउटफ्लो होता है जो बहुत कम होता है, उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू वाला बड़ा इजी है, सेम फंडा, दिस इज रिकरिंग एक्सपेंडिचर। वहां पे रिकरिंग इनकम था, यहाँ पे रिकरिंग एक्सपेंस है जो बार बार जाता है। एंड इसका जो बेनिफिट होता है लेस देन 1 ईयर होता है, या आपने कोई खर्चा किया बट उसका बेनिफिट क्या है? लेस देन 1 ईयर है। अंडरस्टूड? अब समझिए, पहले तो रिकरिंग वाले जो भी खर्चे होते हैं वो सब रेवेन्यू होते हैं। जैसे मैं लाइट बिल पे कर रहा हूँ, तो मैं एक बार पे करता हूँ, हर बार पे करता हूँ, हर महीने। रेंट पे करता हूँ, हर बार करता हूँ। परचेज करता हूँ, हर बार करता हूँ। ठीक है, सैलरी पे करता हूँ, हर बार करता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड रिकरिंग। क्या बोलेंगे इसको? अरे क्या बोलेंगे? रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, मतलब ये चीज जो है ना, ये बार बार हो रही है। क्या हो रही है? ये बार बार। अंडरस्टूड? तो ये रिकरिंग इन नेचर होता है। अब एक होता है नॉन रिकरिंग। क्या होता है? जो बार बार नहीं होता। अच्छा, अगर मे भी नॉन रिकरिंग है बट उसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है, तो भी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो आपने कोई चीज़ ली है जो 3 महीने में खत्म हो जाएगी, तो अब इसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको? तो आपने कोई खर्चा किया बट वो खर्चा जो है ना, उसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर मिलेगा, तो भी वो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अब ऑब्वियसली जो रेवेन्यू तो कहाँ पे आएगा? पीएनएल में आएगा। कहाँ पे आएगा ये? बराबर है। अब बात करनी है लास्ट एंड आखिरी, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहली चीज, दिस एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग। ये जो एक्सपेंस है ना, दिस इज जो नॉन रिकरिंग वाला एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है तुम्हारा? मतलब ये खर्चा बार बार नहीं होता, ये एक बार ही होता है। ठीक है, जैसे आपने एसी परचेज किया, तो क्या एसी आप बार बार परचेज करते हो? नहीं, एक बार ही करते हैं। मतलब 2-3 बार साल में कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा 2-3 बार तो नहीं करते साल में। मतलब नॉर्मली अपन ने एक बार ले लिया, तो अभी सीधा पता नहीं, जो क्लास बड़ी होगी या ये खराब होगा 3-4 साल के बाद तब लेंगे। तो ये रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, या कोई ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर हो। ठीक है, आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जिसका बेनिफिट क्या मिलेगा? मोर देन 1 ईयर मिलेगा, तो वो भी क्या बन जाता है? तुम्हारा असेट्स। ठीक है, तो उसे भी बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं उसको?
जैसे मैंने एक बिल्डिंग परचेज कर ली है, ठीक है, तुम मान लो तुम्हारा घर है, मैंने तुमसे रेंट पे लिया, अगर मैंने तुमसे रेंट पे लिया है, इन तरीके से मेरा पीएल में आएगा, क्योंकि रेंट तो बार बार पे करना पड़ेगा और उसका बेनिफिट उसी महीने मिलेगा जिसने रेंट पे करूँगा। 2 महीने पे नहीं किया तो तुम निकाल दोगे मुझे, बट वही बिल्डिंग मैंने तुमसे ही परचेज कर ली है। अब मुझे बताओ क्या इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। और रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है? नॉन रिकरिंग है। तो ये मेरा क्या बन गया? असेट बन गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो बैलेंस शीट में आता है। कहाँ पे आता है अपना? बैलेंस शीट में। क्या ये तुमको समझ में आया? इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें होती है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर होती है, बट उससे पहले एक बार ये देख लो, और इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बताओ। पढ़ो एक बार जरा वापस पूरा, और कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। हाँ, नॉन रिकरिंग है या अपने को वापस पे करना पड़ेगा, दोनों भी हो सकती है, या एक भी हो तो भी चल जाएगा ना। डन, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं कि दोनों होना, इनमें से कोई भी एक भी हो तो भी चलेगा। अंडरस्टूड? डन, सबको समझ में आया? अब अपने को थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से बात करनी है, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। थोड़ा इसको डिटेल में समझना है। तो इसमें ये 2 डेफिनेशन में जो है वो तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आती है। थर्ड, थोड़ा इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। ऐसे लिखते थे, अभी के लिए मैं ऐसे समझाता हूँ, बाद में समझाता हूँ। एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द परचेज ऑफ असेट, आपने कोई असेट परचेज करने के लिए जो भी खर्चा किया है वो खर्चा भी कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने एसी परचेज किया और एसी को इंस्टॉल किया, तो ये देखो पाइप उसने लगाया है, ये जो पाइप लगा है ना, ये इसका उसने पैसा अलग से लिया है। हमने एसी लिया 50,000 में और वो पाइप लगाने का 5,000 एक्स्ट्रा ले लिया उसने। तो ये जो 5,000 है दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलता है कि जब भी आप कोई असेट खरीदते हो फर्स्ट टाइम और उस पर जो भी खर्चा करते हो, वो सारा का सारा खर्चा कौन सा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि अभी तक आपने असेट को यूज करना शुरू नहीं किया। तब मुझे कोई पूछता सर ये एसी कितने में पड़ा, तो मैं 50 बोलेगा 55 बोलेगा? 55, 50 इसका इंस्टॉलेशन का 5। बट अभी एसी यूज होना शुरू हो गया, मैं 3 महीना चलाया, 4 महीना चलाया, अभी ये एसी बीच में हवा कम दे रहा था, हमने इसको बुलाया, बंदे को सर्विस कराया, पानी वाली मरवाया, इससे बढ़िया करवाया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब जो मेरा एसी है वो वापस बराबर हो गया, अब ये खर्चा कैपिटल नहीं होगा, अब ये रेवेन्यू होगा। क्यों सर? क्योंकि अभी ये रिकरिंग हो गया, उसको मेंटेन कर रहा है, अब ये असेट परचेज करने का खर्चा नहीं है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अगर आप मान लो आपने कोई घर लिया 1 करोड़ रुपए का और उसमें कोई ब्रोकर के थ्रू लिया और उसने 10 लाख की ब्रोकरेज पे की, तो आपको घर खरीदने में कितने में पड़ा? 1 करोड़ 10 लाख। तो ये 10 लाख रुपए जो है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा और असेट कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? किसको डाउट है तो आप बताओ। डन। तो आप कोई भी असेट परचेज करते हो और उस पर जो भी खर्चा होता है जो कि उसको लेने में हुआ है, वो सारा खर्चा आपको उसमें ऐड कर लेने का है, बराबर है। इसके अलावा अगर आपने कोई खर्चा किया है, उससे तुम्हारी जो असेट है उसकी कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ गई, तो वो खर्चा भी कौन सा होगा? कैपिटल खर्चा।
ठीक है। ठीक है आपने कोई खर्चा किया है जिससे क्या हुआ है, असेट की जो एफिशिएंसी या कैपेसिटी है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। बट दो चीज़ होती है, एक तो होता है मेंटेन करना और एक होता है बढ़ना, दोनों में फ़र्क होता है। अब समझिए, आपने एक कार ली, ठीक है, क्या ली तुमने, एक कार, और जब कार ली तब 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही थी, 20 किलोमीटर मस्त घूम के आ सकते तुम। अब क्या हुआ, तुमने उसको चलाया, अब वो एवरेज टूट के 15 हो गया, 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है। फिर तुमने उसकी सर्विस कराई, बढ़िया रिप्लेस सब चीज़ बढ़िया की, अब वो 18 हो गई या वापस 20 हो गई। तो ये बड़ी नहीं है, ये तो जो थी वो मेंटेन हुई है। तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। बट अभी क्या तुमने क्या कार में तो पहले दिया वो जो इंजन था वो पेट्रोल का था, अब तुमने उसको चेंज कर लिया, अब तुमने उसको डीजल का इंजन बना दिया। अब जो तुम्हारा कैपेसिटी है वो 30 किलोमीटर हो गया। अब बताओ अभी कौन सा खर्चा, कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल। अब तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई। समझ में आया। या मान लो ये जैसे ये दीवार है, अब अपने इधर मान लो इस क्लास में 30 बच्चे बैठ सकते, 30 बच्चे, हमने इस दीवार को तोड़ दिया और ये अब पास वाले क्लास में दोनों बढ़ गए, तो अब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई, अब ये 50 लोगों का कैपेसिटी हो गया। तो ये खर्चा जो होगा, ये कौन सा खर्चा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि अब तुम्हारी इससे क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ गई। अपना ये एसी है, ठीक है, अभी देखो अभी ये बढ़िया कूलिंग ठंडा कर रहा है, हमने 2-3 महीने चलाया इसको, अब ये कूलिंग बराबर नहीं करता, मतलब गर्मी में भी एकदम पसीना पसीना आ रहा है, ऐसा हो रहा है, कभी तो सर्दी में भी पसीना आ रहा है, ऐसा हाल हो गया इसका। तो हमने इसको बढ़िया सही करवाया, सर्विस करा दिया। अब क्या हो गया, अब वो वापस जितना कूलिंग दे रहा था उतना हो गया, मतलब 16 लास्ट होता है इसमें, 16 तक हो गया। ये जो खर्चा है दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको, आपने क्या इस एसी को मेंटेन किया है। बट अगर मैं इस एसी में कोई रिप्लेस पार्ट कर लूँ बड़ा वाला, अब क्या होगा, यहाँ पे स्नोफॉल होगा, बर्फ गिरेगी तुम्हारे ऊपर, टक 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 ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ, अब तो बर्फ पड़ेगी तो अलग मजा होगा। अब ये खर्चा कौन सा हो गया, कैपिटल। अब तुम्हारी कैपेसिटी और एफिशिएंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्या ये तुमको समझ में आया। किसी को डाउट है तो आप बताओ, पक्का, श्योर, चलो ठीक है। तो इन खर्चों को भी अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं भी, मतलब ये वाले भी आ सकते हैं, पर आपको चेक करना पड़ेगा क्या उससे कोई हो रहा है। अच्छा मान लो मैंने कोई सेकंड हैंड कार परचेज की, ठीक है, और अब वो कार ली तो गंदी सी थी, हमने उसको धुलाया कराया, थोड़ा कलर करवाया, स्टिकर चिपकाया अंदर, ठीक है, कुछ पार्ट टूटे फूटे थे, अपने उसको चेंज कर लिया, सीट बेल्ट चेंज किया, ये सब सीट कवर सब चेंज किया, बढ़िया कर दिया। अब ये जो खर्चा होगा सब इसके ऊपर, ये कैपिटल होगा कि रेवेन्यू होगा, कैपिटल। क्यों, क्योंकि आपने ये जो खर्चा किया ये सेट परचेज करने पे किया है ना। अब तुम बोलो सर सेकंड हैंड तो कार है, अरे सेकंड हैंड हो तो क्या हुआ, अपने लिए तो नहीं है ना। जब अपन घर पे भी आज कुछ कार लेते हैं सेकंड हैंड तो क्या पूजा करते कि नहीं करते, उसकी करते हैं ना। अरे भाई तुम्हारे डैडी ने एक फ्लैट ले लिया, ऑब्वियसली वो फ्लैट किसी ना किसी के पास होगा, रह रहा होगा। अब जब तुम घर पे जाते हो तो तुम क्या बोलते हो, हमने नया फ्लैट लिया है, क्या है कि वो हालांकि पुराना बट अपने लिए तो नया है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो उसमें यूज़ करने से पहले जो भी खर्चे होंगे वो सब कौन से खर्चे होते हैं, कैपिटल खर्चे, और उससे असली कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। समझ में आया, अंडरस्टूड। तो इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। कहाँ आते हैं, मतलब उस असली कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो जैसे मान लो मैंने एक एसी परचेस किया, तो मैंने एंट्री पास की, एसी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 50,000 से। अब मैंने उसका इंस्टॉलेशन का 5,000 पे किया, तो अब मैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंस टू बैंक नहीं बोलेगा, मैं बोलेगा एसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल से मतलब ही होता है कि जो असेट है उसमें ऐड कर लो, तो आपको एसी का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, तो आप एसी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक बोलेंगे। क्या ये तुमको समझ में आया। तो आपने कोई बिल्डिंग परचेज की, तो मैंने बिल्डिंग मेरी बैलेंस शीट में दिखा दी, ये बिल्डिंग है 50 लाख की। अब मैंने एक दीवार को तोड़ा दिया, ये सब कर लिया, बराबर है। अब जैसे मैंने दीवार को तोड़ाया, ये सब कर लिया, अब मेरा 2 लाख का खर्चा हो गया, तो इसके लिए मैं कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट नहीं करेगा, मैं क्या बोलेगा, ये जो 2 लाख का खर्चा हो, इससे कैपेसिटी बढ़ी है, तो इससे मेंटेन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 2 लाख का। नहीं, बाद में भी किया मैंने, बट कैपेसिटी बढ़ गई ना। मैंने क्या बोला, ये जो खर्चे ना ये बाद में होते हैं, ये अच्छा ये वाला तो चलो उसी टाइम पे हो गया, बट ये नीचे वाला है ना ये बाद में ही होगा।
तो अगर आपने बाद में भी खर्चा किया, बट अगर बाद में खर्चा करने से तुम्हारी एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ गई है, तो आपको ये खर्चे को क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज करना पड़ेगा। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? बताइए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। इसके अलावा एक और चीज आती है और वो आता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या आता है? ठीक है, अब समझो इस कॉन्सेप्ट में ना हर चीज़ इंक्लूड नहीं है, इसमें 2-3 चीज़ें इंक्लूड नहीं है, वो मैं अलग से बता रहा हूँ कि उसमें पैसा जाएगा या आएगा, बट वो इसमें इंक्लूड नहीं है, उसको अलग से पढ़ना पड़ता है। और एक का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या नाम है उसका? इसका मतलब क्या होता है समझो, कि आपने वो खर्चा अभी हुआ नहीं है और तुमने उसका पहले से पेमेंट कर लिया है, तो उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे अभी मई चल रहा है तो मुझे रेंट जो मई का पे करना पड़ेगा, पर मैंने जून जुलाई अगस्त का भी पे कर लिया है, अभी उतारना बाकी ना, तो ये पैसा तो गया मेरे पास से, बट दिस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज इवन नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे इसको? क्या ये तुमको समझ में आया? और जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो बैलेंस शीट में आता है, असेट साइड में आता है। कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट पे। अंडरस्टूड? तो इट्स सिमिलर लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बट नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैं? समझ में आया? इट्स सिमिलर लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट असेट साइड में आता है और ये भी असेट साइड में आएगा, बट दिस इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंस तो अभी हुआ ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन वापस भी कर सकते हैं, अगर अपने को नहीं रहना होगा तो वो पैसा अपन वापस ले लेंगे। इसके लिए इसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो जब भी कोई ऐसा चीज़ आता है कि मान लो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम 2 साल का साथ में पे कर लिया, तो 1 साल का तो करंट का हो गया, वो तो रिकरिंग हो गया, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, बट जो 1 साल का अभी आना है उसको पे किया है, तो उसको रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। और बोलेंगे वो असेट बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसका नाम है डिपॉजिट। क्या नाम है? ये जो डिपॉजिट होता है ना, ये भी प्रीपेड ऐसा ही है एक तरह से। इसमें क्या होता है कि हम किसी को पैसा दे देते हैं, जैसे मान लो आपने फ्लैट लिया, तो आपने फ्लैट लिया, रेंट पे लिया, तो सामने वो डर है कि आप खराब करके चले जाओगे, उसके लिए वो बंदे ने क्या ले लिया आपसे? डिपॉजिट ले लिया। लेते नहीं लेते घर पे? हाँ, तो डिपॉजिट ले लिया। अब जो डिपॉजिट लिया है, पहले बताओ क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, एक्सपेंस थोड़ी है, तो पैसा वापस मिलेगा, और जो एक्सपेंस होता है वो पैसा कभी वापस मिलता नहीं है, तो क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं, दिस इज नॉट इवन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस कहाँ है? वो तो आपने पैसा दिया है, क्योंकि पैसा आपको वापस मिलेगा, तो दिस इज नॉट अ एक्सपेंस। क्या है ये? डिपॉजिट। क्या है ये? डिपॉजिट। तो बेटा आया भी तो है, जाएगा भी ना, वो उसके लिए खर्चा नहीं होगा, उसके लिए रिसिट होगा, कैपिटल रिसिट। क्या होगा उसके लिए? अपन क्या बोलते हैं, ऐसा पैसा जो मिलता है जो वापस करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिट बोलते हैं ना, तो उसको हाँ उसके लिए कैपिटल रिसिट हो जाएगा, जो जिसको मिलेगा उसके लिए, ठीक है, जो उसको वापस मतलब वापस करना पड़ेगा। बट हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने लिए वो क्या होगा? डिपॉजिट। ये भी बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये प्रीपेड और डिपॉजिट ऐसी चीज़ होती है जो बैलेंस शीट असेट साइड में आती है, बट दिस इज नॉट अ रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस नहीं है ये वाला। इसके अलावा एक चीज़ आती है जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मजेदार चीज़ है ये वाली। ये है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये बार बार होता है। क्या होता है ये? ठीक है, या मतलब इसका नेचर ऐसा है ना कि रेवेन्यू टाइप का है, कोई खर्चा है, रेवेन्यू खर्चा है, बट इसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ मिलता है। 12 मंथ। हाँ, जैसे कोई आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट, छोटी मोटी नहीं, एक बोर्ड लगाया वो तो भूल जाएंगे लोग, पर आपने सलमान खान को बुला दिया, शाहरुख खान को बुला दिया, नचवा लिया। अपने CF क्लास में आप बुला दी शाहरुख और सलमान को और नचवा दिया, डांस करवा दिया और एडवर्टाइजमेंट करा ली, घुमा दिया रोड पे, CF का पीछे टैटू बनवा के टी-शर्ट पे चिपवा के, या सलमान खान की बॉडी पे लोगो बनवा लिया और पूरे रोड पे घुमा दिया। ये तो इमेजिनेशन करने लग गई अरे ठीक है, तो अब समझो ये जो एडवर्टाइजमेंट छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है। लोग सबको याद रहेगा, अरे भाई क्या CF क्लासेस थी, सलमान खान को बुला दिया, टैटू चिपवा दिया, ऐसा। तो 1 साल थोड़ी रहेगा इसका बेनिफिट, 2-3 साल रहेगा, 5 साल रहेगा। तो अब है तो ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इसका बेनिफिट मोर देन 12 मंथ हो गया, तो इनको अपन बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इनको? तो अब ऑब्वियसली इस केस में क्या करता है कि उसको पूरा P&L में नहीं डालते, उसका कुछ पार्ट P&L में डालेंगे। जैसे मान लो मैंने सलमान खान को बुलाने में 1 करोड़ का खर्चा कर लिया, बट 1 करोड़ का मुझे बेनिफिट 5 साल मिलने वाला है एस्टिमेट,
तो हर साल का कितना खर्चा होता है 20 लाख डिवाइड बाई 5 किया तो हर साल में कितना पीएल में डालेगा 20 लाख। तो जो बचा हुआ 80 लाख है वो मेरे असेट में आ जाएगा बैलेंस शीट में। बट असेट के लिए तो बेनिफिट मोर देन 1 ईयर चाहिए प्लस असेट का नेचर चाहिए। बट इसका नेचर कौन सा है रेवेन्यू वाला, क्योंकि ये रिकरिंग है, एडवर्टाइजमेंट रिकरिंग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इनको अपन बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इनको? तो इनका जितना बैलेंस बचा है वो आएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि उसका बैलेंस बचा है बट उसको असेट नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट योर असेट, रियल असेट। इन्हें बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इनको? ठीक है, इससे जैसे कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे एक्सपेंस होते हैं तो वो एक्सपेंस होता है बट उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, जिन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। तो उस केस में ऐसा होता है। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप बताओ। अंडरस्टूड? ठीक है, कॉपी करो चलो। बाद में डालूंगा मैं तो उनके काम भी हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन उनको भी मिलेंगे बीकॉम की बुक में, एग्जाम में भी उनको आता है। तुम्हारे जैसे ट्रू फॉल्स आता है, उनके लिए तो पूरे क्वेश्चन आता है, तो सिर्फ उनको वो लिखना पड़ता है कौन सा कैपिटल लगे रेवेन्यू ऐसा है। तो बढ़िया है, मतलब ये बीकॉम में तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी काम आ जाएगा। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो क्या बोलता है सुनो। स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सिर्फ अपने को तो आइडेंटिफाई करना है ट्रू की फॉल्स। ओवरऑल एक्सपेंस, ओवर मतलब जो आप सही सब एक बार आता है ना, कोई भी आप सामान लेके आ गए उसको एकदम नट बोल्ट कस लिया, बराबर साफ कर लिया, सब मतलब खर्चे जो होते हैं बराबर करने के, मेंटेन करने के जो खर्चे होते हैं। अब द सेकंड हैंड मशीनरी परचेज इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने सेकंड हैंड मशीन परचेज की है, अब ऑब्वियसली वो कंडीशन खराब होगी तो आपने उसको सही कराया, सब बराबर कराया। तो ये बताओ क्या ये रेवेन्यू है कैपिटल है? कैपिटल। क्यों? क्योंकि आपने मशीन परचेज की है और परचेज करने टाइम में जो भी खर्चे होते हैं सारे कैपिटल होते हैं। ये भाई साहब बोल रहे रेवेन्यू है, तो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। तो ये वाला फॉल्स हो गया अपना। रीजन भी लिखना है बट इसने क्या बोला, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स बोला है। रीजन क्या लिखोगे कि इसके जो बेनिफिट होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और एनी एक्सपेंडिचर इंकर ऑन द एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में? हाँ, विद रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आंसर देख लो। ओवरऑल एक्सपेंस आर द इंकर्ड टू पुट द सेकंड हैंड मशीनरी इज द वर्किंग कंडीशन टू डिराइव द एड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो इट शुड बी कैपिटलाइज। हाँ, आप अपनी लैंग्वेज में नॉर्मल लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। दूसरा, मनी स्पेंड टू रेड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने कोई खर्चा किया है जिससे तुम्हारे डे टू डे के जो वर्किंग एक्सपेंस होते हैं वो कम हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, आप कोई खर्चा कर रहे हो, इससे क्या होगा, तुम्हारे डे टू डे के एक्सपेंस कम हो जाएंगे, तो ये कैपिटल खर्चा होगा ना। क्यों? कि जब भी आप डे टू डे के खर्चे कम करोगे तो कोई असेट ही परचेज करोगे। लाइक मान लो मेरी इधर अटेंडेंस लेने को लड़की आती है या लड़का आता है, तो वो डेली आता है, उसको सैलरी पे करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक मशीन लगा दी, फिंगरप्रिंट मशीन, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा काम। तो ये वर्किंग एक्सपेंस मेरा कम हुआ कि नहीं हुआ? तो जो फिंगरप्रिंट की मशीन लगाई है वो कैपिटल होगा कि रेवेन्यू हुआ? कैपिटल। क्या ये तुमको समझ में आया? बट ये भाई साहब बोल रहे रेवेन्यू है, तो कौन सा खर्चा हुआ? ये कैपिटल होगा, तो ये फॉल्स हो गया। अंडरस्टूड? तो पहला और दूसरा फॉल्स हो गया। तीसरा, लीगल फीस टू एक्वायर द प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही बात है गलत है? सही बात है। कोई भी एसेट परचेज करते टाइम पे जो खर्चा होता है वो कैपिटल होता है, तो ये ट्रू हो गया। अमाउंट स्पेंड एज अ लॉयर फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिव्स लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी सुनो, क्या ट्रू? क्यों ट्रू? केस एक बार ही होता है बेटा। यहाँ पे क्या अपन ने असेट परचेज की अपने पास है? बोल, है कि परचेज किया है? ऑलरेडी है, तो तुम्हारे असेट ऑलरेडी है। अब कोई तुम्हारे ऊपर केस करता है, मतलब ये असेट तो मेरी है, हमने पागल है? समझ में आया? इसको डाउट है तो बताइए। तो ये वाला जो फोर्थ वाला है, ये कौन सा खर्चा हो गया तुम्हारा? रेवेन्यू। तो ये कैपिटल बोल रहा है। ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि आप कोई नई एसेट परचेज नहीं कर रहे हो, आप उसी एसेट को मेंटेन कर रहे हो। ठीक है। अमाउंट स्पेंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई आपका पार्ट था वो खराब हो गया, आपने उसको रिप्लेस किया, तो कैपिटल की रेवेन्यू? रेवेन्यू। मशीन चलाऊंगी तो पार्ट तो खराब होंगे ही होंगे। ये फैन चला रहा हूँ तो क्या इसका कैपेसिटी खराब नहीं हुआ? क्या होगा? तो ये क्या कैपिटल खर्चा होगा? नहीं, दिस इज मेंटेनिंग कॉस्ट, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये भी फॉल्स हो गया। पर ऐसा कुछ बोला नहीं है ना अपने को, ये तो बोला कि वर्न आउट पार्ट, मतलब जो पार्ट चलाते टाइम पे खराब हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। समझ में आया? अभी हम टीवी चला रहे हैं, इसका ये वायर जो है ये खराब हो गया, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सपेंस इंकर्ड ऑन द रिपेयर एंड
and whitewashing for the first time on the purchase of the old building is the revenue capital. फर्स्ट टाइम परचेज, अब परचेज करते टाइम पे जो खर्चा होता है उसमें सोचना ही क्या है भैया, सीधा कैपिटल ही होगा, तो ये रेवेन्यू बोल रहा है तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया. एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर द रनिंग सिनेमा इज अ कैपिटल. कोई लाइसेंस लेते हो तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, तो ये कैपिटल होगा, ये ट्रू हो गया. अमाउंट स्पेंड, ये अच्छा है, आईसी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है. अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्परेरी हट्स which were necessary for the construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure. आपने क्या किया है, एक सिनेमा हाउस बना रहे हो या बिल्डिंग बना रहे हो तुम, उस बिल्डिंग में ऑब्वियसली वर्कर लोग आएंगे करने बनाने के लिए, तो वो रहेंगे कहाँ पे रात को, तो उन्होंने क्या किया है, एक झोपड़पट्टी बनाई टेम्परेरी, मतलब ऐसे ही लकड़ियाँ वकड़ियाँ डाल के, पता है वो कैसे बनाते हैं, लकड़ियाँ वकड़ी डाल दी, ऊपर ऐसे कुछ सज्जा बना दिया, कपड़ा वपड़ा डाल दिया, बोला इधर रहेंगे रात को, सोएंगे आराम से. ठीक है, जैसे बिल्डिंग खत्म होगी उसको तोड़ देंगे, खत्म, चले जाएंगे वापस घर पे. तो ये बताओ, ये झोपड़पट्टी जो बनाई है क्यों बनाई है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी खर्चा होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल. तो ये वाला खर्चा भी कौन सा होगा, कैपिटल. तो दिस इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इसने क्या बोला, कैपिटल है, तो ट्रू हो गया. क्या ये तुमको समझ में आया? टोटल में 3 ट्रू आए, पहला वाला ट्रू आया, थर्ड वाला ट्रू आया, उसके बाद 7th आया एंड 8 आया. बोलिए 4 कहाँ से आ गए, 3 ही है. 6 कहाँ कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फॉल्स है ना, वो रेवेन्यू बोल रहा है. ऐसे तो एग्जाम में होता है, समझ में आया. इलस्ट्रेशन नंबर 2, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग इज द कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आपको बताना है कैपिटल की रेवेन्यू है. एक्सपेंस इंकर्ड इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग सिनेमा हाउस या लाइसेंस जो तुम ले आए, तो लाइसेंस लिया फैक्ट्री चलाने के लिए, तो मुझे बताओ कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल, लाइसेंस तो कैपिटल ही होता है. 1000 पेड फॉर द रिमूवल ऑफ द इन्वेंट्री टू न्यू साइट. आपने कोई नई जगह ली है और वहाँ पे तुमने इन्वेंट्री को रिमूव किया है, तो मान लो आपने कोई क्लासरूम चेंज किया है और वहाँ पे ये फर्नीचर वहाँ पे डाल दिया है, तो ये कैपिटल हो गया रेवेन्यू का, रेवेन्यू. न्यू साइट बोला है, न्यू असेट थोड़ी बोला है. हमने क्या बोला, जब भी कोई आपकी असेट होगी उस पर, क्या ये आपकी असेट है, नहीं, साइट तो जगह होती है ना, जगह आपने थोड़ी लिया. मुझे बताओ, हमने ये क्लासरूम में इसको शिफ्ट कर लिया पास वाली क्लासरूम में, तो क्या वो क्लासरूम हमारा होगा कि रेंट पे, रेंट पे. तो ये न्यू जगह होगी, न्यू साइट मतलब न्यू जगह होगी. अब मैंने इसको शिफ्ट कर लिया, शिफ्टिंग कॉस्ट, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग कॉस्ट, और ये कभी कैपिटलाइज नहीं होती है, हमेशा कौन सी होती है, रेवेन्यू. कौन सी होती है, रेवेन्यू. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो है 1000 आपने किया है, तो ये वाला जो कौन सा खर्चा होगा तुम्हारा, रेवेन्यू. कौन सा होगा, रेवेन्यू. दूसरा, तो पहला वाला कैपिटल था, दूसरा वाला रेवेन्यू हो गया. तीसरा वाला, रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ इंजन वर चेंज एट अ कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट द फ्यूल एफिशिएंसी. तुम्हें चेंज किया, उससे तुम्हारे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई, और मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी या कैपेसिटी बढ़ती है तो ऑलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये कौन सा खर्चा होगा, कैपिटल खर्चा. क्या ये तुमको समझ में आया? नहीं, मैंने बोला उससे मेंटेन होती है, बढ़ती नहीं है. यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ गई ना, ऐसा. इसने बोला तो ये मेंटेन हुई है, तो अपन रेवेन्यू बोलते हैं. यहाँ पे क्या किया, इसने बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल गई तुमको. ठीक है. मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम 8000 फॉर द इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस. आपने टेलीफोन लगवाया है, इसके लिए एमटीएनएल को आपने पेमेंट किया है. ठीक है. अब सुनो, यहाँ पे ये गड़बड़ किया ICI ने, यहाँ पे ऐसा उसने बताया है कि दिस थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. क्या बोला है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये एक्चुअल में कोई खर्चा है ही नहीं, दिस इज अ डिपॉजिट. अभी तुम्हारे लेवल पे तुमको पता नहीं होगा, हमको तो पता होता है, हम रियल लाइफ में करते हैं. तो हमको क्या पता होता है कि जब भी आप कोई टेलीफोन लाइन लगवाते हो या आप इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगवाते हो, मतलब लगाओगे, ये आता है ना, मीटर लगवाते हो, तो उस टाइम पे आपको फर्स्ट टाइम जब भी लगाते हो तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट पे करना पड़ता है. क्या पे करना पड़ता है, समझ में आया? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है साला 2-3 महीने लाइट बिल पे नहीं किया या 2-3 महीने टेलीफोन का बिल पे नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, इसके लिए वो पहले आपसे डिपॉजिट लेती है. तो ये जब भी इंस्टॉल कराते हैं ना आप फर्स्ट टाइम, तो आपको उसको डिपॉजिट पे करना पड़ता है, जो आपको वापस मिलेगा एक टाइम के बाद जब आप हटा दोगे तब. तो ये एक्चुअल में डिपॉजिट है. क्या है ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ना कोई इनकम है, दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट. नहीं, एक्सपेंस ऐसा होता है जो वापस नहीं मिलता. कैपिटल में असेट बनता है, फिक्स असेट बनता है. क्या ये फिक्स असेट बन रहा है? नहीं, दिस इज डिपॉजिट. मैंने क्या बोला, 2 चीज़ अलग से बताई थी, प्रीपेड एक्सपेंस और डिपॉजिट. तो ये डिपॉजिट है. क्या है ये, डिपॉजिट.
वो वही मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आईसीए ने थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बता दिया। उनको लगा कि बच्चों को नॉलेज होगा, ये नॉलेज तुमको नहीं है, हमको तो है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ पर्सन, मुझे पता होता है कि जब भी कोई हम फर्स्ट टाइम लेते हैं, जैसे मोबाइल की बात नहीं करो, मोबाइल में कोई डिपॉजिट नहीं होता, हम बात करें टेलीफोन लाइन की, वो वाला हेलो हेलो वाला, वो जब भी डालते हैं ना उसमें डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है। और इवन जब आप घर पे लाइट लेते हो ना फर्स्ट टाइम, तब भी आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। अभी 5000 चल रहा है, ठीक है, तो मैं बता भी देता हूँ तुमको। तो ये कॉमर्स के लिए अलग से होता है, रेसिडेंस अलग से होता है, तो ये डिपॉजिट पे करना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड डिपॉजिट, दिस इज नॉट अ एक्सपेंस। हाँ, वाईफाई के लिए भी होता है, तो वो भी डिपॉजिट होगा। क्या होगा वो? डिपॉजिट। दिस आर द डिपॉजिट। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अभी तुम यार 12th वाले बच्चे हो, तुमको क्या पता होगा, बट ठीक है। तो देखो 4th वाले में क्या बोला है, जरा सुन लो। मनी डिपॉजिट विद द MTNL फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन चार्जेस ऑफिस इज नॉट अ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस नहीं है। दिस इज ट्रीटेड एज एन असेट एंड द सेम इज एडजस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट द एक्चुअल टेलीफोन बिल, मतलब वो डिपॉजिट ही हो गया। तो जैसे तुम्हारा टेलीफोन बिल आएगा, कभी नहीं भरा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जैसे अभी तुम्हारा टेलीफोन बिल आया, 3 महीने तुमने नहीं भरा, तो जो डिपॉजिट था उसमें से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग से है, याद करना पड़ेगा अपने को। अभी देखिए 5th वाला, अ फैक्ट्री शेड वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। आपने कोई फैक्ट्री का शेड बनाया है, तो ऑब्वियसली शेड जो बनाया है उससे उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ गई। और क्या बोला है, सम ऑफ 5000 हैड बीन इंकर्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स फॉर द स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल। और आपने कुछ वो झोपड़पट्टी बना दी ताकि वो मटेरियल रख दूंगे, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग के लिए किया है और ये भी फैक्ट्री बनाने के लिए किया है, तो ऑब्वियसली दोनों खर्चे कौन से होंगे, कैपिटल। तो 1,05,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया दोनों। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इस तरह से ये सेकंड अपना हो गया। अब रिसिप्ट की बात करते हैं, रिसिप्ट किसे बोलते हैं वो वाला। तो यहाँ पे भी वापस आपको एक्सपेंडिचर रिसिप्ट देखने का है। फर्स्ट, गुड्स पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट सिनेमा हाउस एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आपको बताना है कि आपको कब, इसका अच्छा साल दे रखा 31 मार्च 2020 खत्म हो रहा है साल पहला। सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज 9000, बताओ कैपिटल की रेवेन्यू, कैपिटल। सेकंड हैंड हुआ तो क्या हुआ। दूसरा, रीपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट 1000, आपने उस फर्नीचर को रीपेंट किया, तो अभी तक यूज तो नहीं किया ना, नहीं अभी तो लिया है, ये भी कैपिटल। द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाय वर्कर, और उसको वेजेस पे किया है, ये भी कैपिटल। ये दोनों खर्चे जो हुए हैं वो फर्नीचर को यूज करने से पहले हुए और आपने परचेज किया है, तो परचेज करते टाइम पे जो भी खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे कौन से होते हैं, कैपिटल। तो क्या ये तीनों खर्चे कैपिटल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो क्या हुआ, वर्कर तो वर्कर है। मैंने क्या बोला, चाहे वो रिकरिंग हो, बट अगर असेट परचेज करते टाइम पे किया है तो सारे खर्चे कौन से होते हैं, कैपिटल। चाहे वो वर्कर खुद का होगा तो क्या फर्क पड़ता है, असेट परचेज करते टाइम पे किया ना, इसके लिए। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर द रनिंग सिनेमा, बताओ लाइसेंस लिया, कैपिटल होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर द सिनेमा कंपनी वॉज फाइन 1000 फॉर द कॉन्ट्रावेनिंग द रूल्स। अब तुम सिनेमा चला रहे हो, एक दिन डिले हो गया, ज़्यादा मूवी चला ली टाइम से ज़्यादा, तो पुलिस वाले आए, बोला 1000 रुपये फाइन लाओ, तो ये कौन सा होगा, रेवेन्यू। ये तो उसको मेंटेन कर रहा है, अपन चला रहे हैं, उसका खर्चा है। लास्ट में क्या बोला है, रिन्यूअल फीस फॉर द 2000 फॉर द नेक्स्ट ईयर वॉज ऑल्सो पे। अब ये बताओ नेक्स्ट ईयर का पे किया तो प्रीपेड। अब यहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू की बात ही नहीं आती है, इससे क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे इसको, ठीक है। तो सेकंड का आंसर पढ़ लेते एक बार। लाइसेंस फॉर द रनिंग द सिनेमा हाउस इज नेसेसरी, hence it is cost should be capitalized, but the fine of 1000 is the revenue expenditure. The renewal fees for the next year is also revenue expenditure but pertain to the next year, hence it is a prepaid expense. बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? अब लास्ट में बोला फायर इंश्योरेंस 1000 का पेड किया आपने 1 अक्टूबर 2019 को फॉर 1 ईयर। तुम्हारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का तो जो खर्चा होगा वो तो रेवेन्यू होगा, बट उसके बाद का जो 6 महीने का है वो तो प्रीपेड हो गया ना। तो जो 1000 रुपये उसमें से आधा कर लो, 500 रेवेन्यू और 500 प्रीपेड। तो हाफ ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पर्टेन टू द नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 20, एंड सच अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रीपेड एक्सपेंस। द रिमेनिंग अमाउंट इज द रेवेन्यू, वो करंट ईयर में आ जाए। तो 500 करंट ईयर, 500 नेक्स्ट ईयर का। और लास्ट वाला तुमको पता है, वही झोपड़पट्टी बनाई, टेम्परेरी घर बनाया बिल्डिंग बनाने के लिए, कौन सा खर्चा होगा, कैपिटल, ठीक है।
और जो भी जब भी आप लिखो दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा लिखना दिस कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। क्या लिखेंगे? दिस कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। वही कैपिटल एक्सपेंस, इसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब असली कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, स्टेट विद द रीजन हाउ यू विल क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम। आपको बताना कैसे आप क्लासीफाई करोगे। ओवरऑलिंग एक्सपेंस 25,000 फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, कैपिटल, बिकॉज उसकी आपकी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी हो जाएगी। इनोग्रेशन कॉस्ट ऑफ 25 लाख इनकर्ड ऑन द ओपनिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो बिजनेस तुम्हारा सेम है और तुमने इनोग्रेशन का खर्चा किया, मतलब वही बलून, नाश्ता, चाय पानी पिलाया सबको, तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस 2 रीजन है। पहले तो यहाँ पे इस केस में तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बिजनेस कोई नया नहीं है। और दूसरा, इनोग्रेशन कॉस्ट जो होता है ना वो हमेशा रेवेन्यू ही होता है, लिख दो, इनोग्रेशन कॉस्ट इज ऑलवेज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? उससे कोई तुम्हारी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है, कोई असेट नहीं बनता है, तो ये खर्चा कौन सा होगा? रेवेन्यू। और उसका कोई बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा अभी तुमने, तो क्या हुआ उससे, आज तुमने इनोग्रेशन किया, लोग 10 दिन में भूल जाएंगे, तो क्या हुआ? अरे बड़ी बड़ी कंपनियां 25 लाख का 100-200 गेस्ट आते हैं, होटल में होता है तो वही होता है, फिर भूल जाते हैं। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है। अब लास्ट में देखा कंपनसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पे टू द वर्कर हु ऑप्टेड अ वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब पहले तो मुझे बताओ ना, कंपनसेशन इज द पार्ट ऑफ द सैलरी और वॉलंटरी रिटायरमेंट, हर बार एम्प्लॉय तो हर साल रिटायर होते होंगे ना वॉलंटरी, तो ये रिकरिंग हो गया। तो रिकरिंग में तो कौन सा खर्चा हो गया? रेवेन्यू। पढ़ो, द अमाउंट पेड टू द वर्कर ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट इज द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज वेरी सिग्निफिकेंट इट मे बी बेटर टू डेफर इट्स ओवर यूजफुल लाइफ। वो ठीक है, वो छोड़ो, अपन को एग्जाम में क्या लिखना है? सिंपल सा, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बस हो गया। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट, इस बार पहली बार रिसिप्ट भी आया, तो दोनों है, कैपिटल रिसिप्ट भी और एक्सपेंडिचर भी आपको आइडेंटिफाई करना है। 10,000 स्पेंड एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू द डायरेक्टर फॉर द ट्रिप ऑफ अब्रॉड फॉर द परचेज ऑफ कैपिटल असेट। ऑब्वियस एसेट परचेज करने लगे तो कौन सा खर्चा हो गया? कैपिटल, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, रेवेन्यू, क्योंकि डेटर से पैसा तो साल में बार बार मिलता रहेगा, तो ये कौन सा हो गया? रेवेन्यू, बट रिसिप्ट एक्सपेंडिचर थोड़ी, पैसा मिला है, हर बार खर्चे पे क्यों जाते हो? ध्यान से पढ़ो, पैसा मिला है कि गया है? मिला है इस बार। अब ये बार बार मिलता है, हाँ, ये कौन सा हो गया? रेवेन्यू। अमाउंट स्पेंड ऑन डिमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग, कैपिटल। एक बिल्डिंग तोड़ दी, नई बिल्डिंग बनेगी, तो उसको तोड़ने के बनाने के लिए तोड़ा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन अमाउंट ऑफ मशीन डैमेज, मशीन कैपिटल होता है, उसका पैसा मिला है, तो ये कौन सा होगा? रिसिप्ट होगा, बट कैपिटल की रेवेन्यू कैपिटल, क्योंकि बार बार थोड़ी होगा, नॉन रिकरिंग है। क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को डाउट है तो बताइए। चलो लास्ट इलस्ट्रेशन है, देख लो। आर दी फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर। आपको पूछा क्या कैपिटल है? पहला, मैसेज ABC एंड कंपनी रन अ रेस्टोरेंट, ठीक है, दे रिनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन, बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन सम स्पेस आर मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 13, द टोटल एक्सपेंडिचर इज 20,000। कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई, अपनी पहले 10 थे अब 13 हो गए। मैसेज न्यू दिल्ली, अ फाइनेंसिंग कंपनी sold certain goods on installment payment basis. The 5 customers did not pay the installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of the legal expense. अरे भैया तुम एक फाइनेंस कंपनी हो, तुम लोन पे पैसे देते हो, ठीक है, और तुमने किसी को पेमेंट किया और उसका EMI आ रहा था, अब नहीं आया, तो ऑब्वियसली तुमने गुंडे बुलवाए। क्या बुलाए तुमने? गुंडे, कि भाई जा पैसा लेके आया। गुंडे मतलब मान लो गुंडे बुलाए, लॉयर को बुलाया, केस किया, तो ये तो तुम फाइनेंस कंपनी तुम बार बार करोगे ना, तो ये कौन सा होगा? कैपिटल की रेवेन्यू। आगे देखिए, मैसेज बल्लभ एंड कंपनी दिल्ली परचेज द मशीनरी फ्रॉम मैसेज शाह एंड कंपनी ऑफ अहमदाबाद। मैसेज बल्लभ एंड कंपनी स्पेंड 40,000 फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सच मशीनरी द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। कैपिटल, क्योंकि आपने असेट परचेज करने के लिए खर्चा किया है, तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन। इसी के साथ ये चैप्टर क्या होता है?
खत्म। बोलो भारत माता की जय। ठीक है, ये जो है बाकी बचे हुए हैं, ये होमवर्क है तुम्हारे। सो क्या नहीं, थियरी में कुछ है ही नहीं इसके पास। वो ठीक है, हाँ देख लेना, गो थ्रू कर लेना जस्ट, ठीक।